गुड आफ्टरनून क्लास 9 हिंदी व्याकरण के इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे वाक्य। वाक्य क्या होता है, इनके भेद क्या होते हैं, इन सब के विषय में आप इस वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसके विषय में आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो वाक्य के विषय में आपको पहले ही इसके विषय में हमने पीडीएफ जो सेंड किया था, जो इसके विषय में आप व्याख्यान लिखे थे, उसके विषय में आप थोड़ा बहुत इसके विषय में आप तो जानकारी प्राप्त हो गई होगी, आप इसके विषय में पढ़े होंगे। फिर इस वीडियो के माध्यम से भी आज इसकी विस्तृत जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे, इसके विषय में पढ़ेंगे। तो वाक्य की क्या होता है, सर्वप्रथम इसकी हम परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है, तो ऐसा समूह, ऐसा शब्दों का समूह जो पूर्ण भाव या पूर्ण अर्थ को स्पष्ट कर देता है, वो वाक्य कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई ऐसा सेंटेंस हो, ऐसा वाक्य हो जिससे हम पूरे भाव को समझ जाएं, वही क्या होता है, वाक्य होता है। उसी व्यवस्थित शब्दों के समूह को हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, पहले वर्ण होता है, वर्ण से कोई योग होता है, यानी वर्णों का जब मेल होता है तो एक शब्द का निर्माण होता है। फिर विविध विविध शब्दों को, सार्थक शब्दों को हम व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करके पूर्ण भाव अर्थ स्पष्ट करने लगते हैं। जब उन्हीं अर्थ को हम पूर्ण भाव रूप से स्पष्ट कर लेते हैं, उन्हीं प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो ये वाक्य हो गया। अब वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो वाक्य के भेद होते हैं 8। ये अर्थ के आधार पर है। वाक्य के वैसे तो 2 भेद होते हैं, एक होता है रचना के आधार पर और एक होता है अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर जो वाक्य होता है उसका 3 भेद होता है, और जो अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद होता है वो 8 प्रकार का होता है। ठीक, वो 8 प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य क्या होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। ठीक है, और अर्थ के आधार पर जो वाक्य हैं वे हैं 8। ये अर्थ के आधार पर ही आपके सिलेबस में है, आपके पाठ्यक्रम में अर्थ के आधार पर वाक्य को पढ़ाया जाएगा। आपके वर्ड अर्थ के आधार पर आपको लिखना पड़ेगा, परीक्षाओं में भी और कॉपी में भी। ठीक, तो अर्थ के आधार पर आपको जानना है कि अर्थ के आधार पर जो वाक्य भी हमने बताया 8 भेद होते हैं। ठीक है, इनमें से 8 भेद जो होते हैं उनके अलग अलग वाक्यों के अर्थ होते हैं, उनके अलग अलग भाव होते हैं। जैसे हमने पहला बोल लिया, इसका पहला भेद जो प्रथम भेद है वो होता है सामान्य वाक्य। जैसे दैनिक जीवन में जिन वाक्यों का हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं समान रूप से, उन्हें कहते हैं सामान्य वाक्य या साधारण वाक्य। ठीक है, अभी आज सूरज निकलेगा, सूरज अस्त होगा, ठीक, वो खाना खाएगा, वो किताब पढ़ेगा, वो गाना गा रहा है, ये सब क्या है, ये सामान्य वाक्य, ऐसे कहते हैं साधारण वाक्य। ठीक है, द्वितीय क्या है, द्वितीय है प्रश्नवाचक वाक्य। किसी चीज में प्रश्न करने के लिए जिन वाक्यों का हम प्रयोग करते हैं वो होता है प्रश्न वाक्य। ठीक है, वह क्या है, वो कौन जा रहा है, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, ऐसे जो वाक्य होते हैं प्रश्नबोधक, जिससे हम प्रश्न से अवगत हो जाते हैं, जो क्वेश्चन होता है उसके हम प्रत्युत्तर में कुछ जवाब देते हैं, वो होता है प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक, इसमें क्या बात निहित रहती है कि क्या हम कह रहे हैं, हमें भी इस पर उत्तर देना चाहिए। द्वितीय हो गया द्वितीय वाक्य। तृतीय वाक्य होता है निषेधात्मक वाक्य, जिसमें नहीं किसी कार्य को रोकने का या न करने की सलाह दी जाती है, बात कही जाती है। ठीक है, तुम या मत करना, तुम वहाँ मत जाना, तुम बाजार मत जाना, तुम मेले में मत जाना, तुम गाना नहीं गाना, तुम खाना नहीं खाना, तुम घूमने नहीं जाना, ठीक, तुम्हें ये नहीं करना है। ये सब जहाँ पर वाक्य ऐसे वाक्य के भावबोध होते हैं, ऐसे हमें अवगत होते हैं इन वाक्यों से, ऐसे विचार से हम जो अवगत हो जाते हैं यथा परिस्थिति के अनुसार, तो वहाँ पर होता है निषेधात्मक वाक्य। ठीक है, तो आप बात समझ गए होंगे। 3 तृतीय वाक्य, 3 वाक्य के विषय में आपको हमने अवगत कराया, इसके विषय में आपको भावबोध करा दिया है। अब चतुर्थ वाक्य क्या होता है, संकेत वाचक वाक्य। ठीक, किसी चीज को संकेत करके और उस कार्य को पूर्ण करने की जो प्रक्रिया, जो भाव होता है, उन्हें संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। मतलब किसी चीज को हम पहले संकेत कर देते हैं, बताते हैं, तो अगर ये काम होता है, उस संकेत को जब समझ जाते हैं, संकेत को पर अमल करके तो हम उस कार्य को पूर्ण कर लेते हैं, वहां पर संकेत वाची वाक्य होता है। जैसे तुम सुबह उठते तो स्टेशन पहुंच जाते, ठीक, तुम वहां जाते तो उस वस्तु को प्राप्त कर लेते, ठीक, तुम पढ़ने जाते तो अवश्य पास हो जाते, तुम परिश्रम करते तो परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते। तो यहाँ पर भाव क्या है, पढ़ने का भाव। पहले आप संकेत किया जा रहा है कि आप पढ़ते तो उत्तीर्ण हो जाते,
आप कार्य करते तो उस कार्य में सफल हो जाते। ठीक, आज सुबह उठते तो स्टेशन पहुंच जाते। ये सब क्या है? संकेत है। ठीक है, संकेत दिया जा रहा है। उसके बाद आज्ञार्थक वाक्य होता है। ठीक, आज्ञार्थक मतलब आज्ञावाचक वाक्य। जब हम किसी को कोई कार्य करने के लिए या किसी चीज को हम करने के लिए कोई बात कहते हैं, अधिकार रूप में किसी को आज्ञा देते हैं, बताते हैं कि ये काम कर दो, वहां पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। और तुम्हारी आज्ञाओं का पालन कर देता है, वहीं पर आज्ञावाचक वाक्य होता है। जैसे तुम पढ़े विद्यालय जाओ, ठीक, तुम गाना गाओ, तुम पुस्तक पढ़ो, तुम बाजार जाओ, जहां पर इस प्रकार के जहां पर वाक्य रहते हैं उसे कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। ठीक, आप देखिए फिर ये आपका पांचवा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। ये संदेहवाचक वाक्य, सॉरी संकेतवाचक वाक्य नहीं, संदेहवाचक वाक्य। किसी कार्य में जब हम संदेह प्रकट करते हैं किसी वाक्य में कि ये कार्य पूर्ण रूप से करना है कि नहीं करना, हम जब संदेह में भ्रमित रहते हैं कि ये वाक्य का अर्थ क्या हो रहा है, करना है नहीं करना है, वहां पर संदेहवाचक वाक्य होता है। ठीक है, इसमें संदेह शंका की संभावना प्रकट की जाती है। जैसे शायद आज विद्यालय खुलेगा, तो इसमें हो भी सकता है और नहीं भी, खुल भी सकता है, नहीं भी खुल सकता। वो हो सकता है वो आज बाजार आए, अब हो सकता है इसमें संदेह होगा कि आए भी ना आए भी, तो ये क्या है? संदेहवाचक वाक्य। हो सकता है वो गाना गाए, शायद वह गाना गाएगा, इन सब के जो प्रकार के वाक्य हैं वो होते हैं संदेहवाचक वाक्य। ठीक है, अब देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या है। ये सातवां आपका हो गया इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, सप्तम, तो यहाँ पर किसी चीज की इच्छा प्रकट करना, मंगल कामना देना, कल्याण का भावना जहाँ पर होना, आशीर्वाद देना, जहाँ पर ऐसे भाव होते हैं हमारे इच्छाओं अनुकूल इच्छावाची होते हैं, दूसरों के प्रति मंगल के भाव होते हैं मंगल कामना के, वहाँ पर इच्छावाची वाक्य होता है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम सदा सुखी रहो, तुम परीक्षा में पास हो जाओ, ठीक, तुम गवर्नमेंट सर्विस में चले जाओ, तुम सदा सुखी रहो। ऐसे जहाँ पर वाक्य होता है वहाँ पर क्या होता है? इच्छावाचक, क्योंकि हमारी इच्छाएं तुम्हारा ये काम होना चाहिए। तो ये सात आपका हो गया। उसके बाद होता है विस्मयादि बोधक वाक्य। ठीक, तो जहाँ पर विस्मय शब्द यानी कि हर्ष, शोक, घृणा, क्रोध इत्यादि भाव जहाँ पर प्रकट होते हैं वाक्यों के माध्यम से, वहां पर क्या होता है? विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। ठीक है, और वहां पर आश्चर्य के भी कभी कभी वाक्य होते हैं। विस्मयादि बोधक में आश्चर्यजनक, हैरान, परेशान करने वाले भी वाक्य हो जाते हैं, तो वहां पर विस्मयादि बोधक वाक्य होता है। तो हिंदी ग्रामर के इस प्रकरण वीडियो में आपने जो हमने आपको वाक्य बताया, ठीक है, सारगर्भित, उसमें 8 वाक्य बताए, 8 के जो भेद होते हैं उनके विषय में आपको परिचित कराया। ठीक है, चिरपरिचित होकर के आप इस वाक्य के विषय में इस वीडियो के माध्यम से आप समझेंगे और इसके विषय में आप इसके विषय में पढ़ करके इसके विषय में और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हाफ ईयरली एग्जाम में या किसी भी परीक्षा में इन वाक्यों को पूर्ण रूप से पूछा जाता है, इनके विषय में जानकारी ली जाती है और इनको पूछ करके आपके ज्ञान में वृद्धि करने का भी प्रयास किया जाता है। तो आप जो वाक्य लिखाया गया है, जो आप वीडियो के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है, इसके विषय में आप पूर्ण रूप से समझिए कि वाक्य क्या है, अर्थ के आधार पर वाक्य क्या है, रचना के आधार पर वाक्य क्या है, इनके विषय में आप पूर्णतः जानकारी प्राप्त करिए और इनके विषय में आप अध्ययन करिए। ठीक है, और उस दिन हमने आपको थोड़ा बहुत जो पीडीएफ में भेजा था वो तो उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में भेजा था। उपसर्ग प्रत्यय भी क्या होता है इसके विषय में भी आपको हमने पीडीएफ में सेंड कर दिया, आपको कॉपी पर लिखवा दिया गया। तो थोड़ा उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में याद समझ लीजिए। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या है उसके विषय में आप थोड़ा से समझ लीजिए, उसके विषय में भी हम समझ लेते हैं। पहले हम समझ लेते हैं उपसर्ग। जो अव्यय शब्द होते हैं वो कभी परिवर्तित नहीं होते। एक शब्द होता है अव्यय, जिनको किसी भी दशा में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, वो अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। और ऐसे अव्यय शब्द जब किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ जाते हैं और जुड़ करके जो मूल शब्द का अर्थ होता है उन शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं, वो हो जाता है क्या? वो हो जाता है उपसर्ग। ठीक, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने कार लिखा तो कार का अर्थ होता है कार्य करना। ठीक, अगर हमने उपसर्ग जोड़ दिया तो बन गए उपकार।
उपकार का अर्थ क्या होता है? किसी की मदद करना का भाव रखना, सहायता देना, ठीक है, किसी को अपना सहयोग प्रदान करना, यहाँ पर उपकार हो जाता है। किसी संकटों में काम आना, ये उपकार शब्द बदल गया, नहीं बदल गया, तो इसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय ये उपसर्ग का विलोम होता है, यानी कि जो प्रत्यय होता है वो किसी शब्द के अंत में लगता है, यानी किसी मूल शब्द होता है और मूल शब्द के जब अंत में लग करके उस शब्द में परिवर्तन कर देता है तो उसे प्रत्यय कहते हैं। ठीक, तो ये भी जाने रहिए कि उपसर्ग का विलोम क्या होता है, प्रत्यय होता है, प्रत्यय का विलोम क्या होता है, उपसर्ग होता है। तो आपको विविध तरीके से आपको हमने पढ़ाया था कि उपसर्ग के कितने भेद होते हैं या प्रत्यय कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो कुछ उपसर्ग और प्रत्यय के विषय में हम आपको और थोड़ा बताते हैं कि उपसर्ग के भेद क्या होते हैं, ठीक है। तो उपसर्गों के भी अपने भेद होते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी में कई प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। जैसे उपसर्गों के हम मान लेते हैं 4 भेद होते हैं मुख्य रूप से। एक होता है कौन सा? हिंदी का एक उपसर्ग होता है, संस्कृत का उपसर्ग होता है, अव्यय की तरह प्रयोग होने उपसर्ग होते हैं, और उनको फारसी अरबी शब्दों के जो उपसर्ग होते हैं ये उपसर्ग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 4 प्रकार के उपसर्ग हो गए, और हम संस्कृत के 1-2 शब्दों का, संस्कृत उपसर्गों का हम देख लेते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, ठीक। अब संस्कृत के उपसर्ग तो कौन कौन से? जैसे हमने लिख दिया अति, ये संस्कृत के उपसर्ग है। जो ये अति शब्द है ये संस्कृत का उपसर्ग है। अब इसको हम मान लीजिए मूल शब्द है कर्मण, ठीक, करना, कर्मण का शब्द करना, ठीक। अब ये अच क्या होता है? अचकर्मण शब्द बन गया, ये परिवर्तित हो गया। अब ये हो जाता है शब्द बन गया, जब हमने अच उपसर्ग इसमें जोड़े ये बन गया अचकर्मण। अब ये बन गया, इसको क्या होता है? किसी चीज पर अवैध कब्जा करना, अवैध रूप से, जो कानूनी रूप से ना हो, अवैध कब्जा जिसे कहते हैं, अवैध रूप से कब्जा कर लेना, ठीक। अवैध कब्जा कर लेना हो जाता है, मतलब किसी चीज पर जो सरकारी रूप से मान्यता ना हो उसको हम कानून में उसको हम अपने हथियार लेते हैं, ले लेते हैं, उसे कहते हैं अतिक्रमण, ठीक। उसी ऐसे ही होता है आदि। अब यहाँ पर हमने लिख दिया मूल शब्द ग्रहण, और जब हमने इसमें आज उपसर्ग जोड़ दिया ग्रहण किया के, तो ये हो गया अधिग्रहण, ये हो गया अधिग्रहण। अधिग्रहण का अर्थ होता है कि सरकार किसी की भी अगर चाहे तो किसी को कानूनी रूप से किसी चीज को देना, कानूनी रूप से किसी चीज को ले लेना, उस पर अधिकार कर लेना, वहां पर होता है अधिग्रहण। तो ये संस्कृत के ऐसे उपसर्ग होते हैं। इसी प्रकार से अन्न देख लेते हैं, अन्न, ये अन्न हो जाता है पालन, ठीक। ये पालन होता है किसी चीज को हम अपने व्यक्तिगत रूप से किसी चीज को करते रहना, पालन करते, किसी नियम को हम अपने नियम के अनुसार चलना व्यक्तिगत होता है, जो हम अपने तरीके से करते हैं। लेकिन जब हम अनुपालन, अन्न जोड़ देते हैं, अन्न, क्योंकि इसका अर्थ होता है पीछे, तो जो पहले किए रहता है, जो कार्य कोई किए रहता है उसको हम देख करके जब कोई कार्य करते हैं तो वो हो जाता है अनुपालन, ठीक। किसी के द्वारा किए गए कार्यों को सोच करके, उसको जान करके, उसको कुछ कार्यों को अपने द्वारा स्वतः ही करना अनुपालन कहलाता है। तो इस प्रकार के संस्कृत के भी अपने उपसर्ग हैं, संस्कृत के भी अपने रूप हैं, ठीक है। अब दूसरा हो जाता है हिंदी के उपसर्ग। ये हिंदी का उपसर्ग हो गया, हिंदी के उपसर्ग जो अपने हिंदी के मूल उपसर्ग है, हिंदी के जो मूल शब्द है उनसे भी बना हुआ है, ठीक है। अब जैसे हमने मान लीजिए हिंदी के उपसर्ग लिख दिया मरा, ठीक। अब यहाँ हिंदी के शब्द हो गए आज, जोड़ा क्या हो गया अधमरा, ये अधमरा हो गया। अधमरा का मतलब होता है जो बहुत निर्बल हो, जो बहुत विहीन हो, जिसके जीवन में सख्त ऊर्जा कम बची, ठीक है।
वो होता है हिंदी के उपसर्ग में इसे जोड़े जाते हैं। ठीक, उसी प्रकार से हमने लिख लिया ऊन। अब इसका होता है एक कम, तो यहां लिख दिया 50, ठीक, या फिर लिख दिया 30। 50 मतलब होता है पूर्ण, या फिर कोई का अवसर, अवसर भी होता है, लेकिन जब इसको हमने उनमें जोड़ दिया तो 50 बन गया, तो इसमें होगा गिनती के संख्या में एक कम। 50 गिनती के संख्या में 50 है, उसमें से एक कम हो गया। 30 है पूर्ण संख्या है, इसमें अगर हम पूर्ण जोड़ देते हैं तो हो जाता है 29। ठीक, 29 हो गया। 29 में ये क्या हो गया, 30 में क्या हो गया, पलट गया इसका, ये हो गया एक कम 30। तो इस प्रकार से जब हम जोड़ते हैं तो ये हो जाता है उपसर्ग। अब जैसे आ उपसर्ग मान लीजिए लिख दिया, तो कर्म लिखा हमने मान लीजिए, और कर्म लिख दिया, और हमने आ उपसर्ग जोड़ दिया, तो ये हो गया आकर्म। आकर्म जो किया गया, और कर्म का मतलब किया गया। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि उपसर्गों के प्रयोग से क्या हो रहा है कि शब्द जो है पलट जा रहे हैं, उनके अर्थ बदल जा रहे हैं। इसी प्रकार के अन्य उपसर्ग होते हैं, जैसे संस्कृत के अव्यय के उपसर्ग हो जाते हैं, उसके बाद हिंदी उर्दू के उपसर्ग होते हैं। जैसे उर्दू के उपसर्ग मान लीजिए ये बद हो गया, बद उपसर्ग उर्दू के उपसर्ग है, ठीक है, उर्दू, ये उर्दू के उपसर्ग है बद। ठीक, तो यहाँ पर ये बात उर्दू फारसी को उपसर्ग है। यहाँ पर हमने मान लिया नाम लिख दिया, तो नाम का नहीं होगा किसी व्यक्तिगत का नाम। नाम का एक अर्थ होता है यश कीर्ति, हमारा इसका बहुत नाम है, ठीक, यश कीर्ति हो जाता है। यहाँ पर जब आपको बदनाम कर दिया गया, बुरा बुरा नाम, जो बुराइयों में जिसका यश फैला हुआ, जो बुरा करते हो उसको कहते हैं बदनाम। ठीक, बुराइयों में जो बदनाम हो, जो बुराई दिमाग पर चलता हुआ उसका नाम फैल गया हो, हम बदनाम होता है। उसी प्रकार होता है, शब्द भी क्या होता है उर्दू के होते हैं। और ये क्या होते हैं कि जैसे हमने किस्मत लिख दिया भाग, किस्मत हमने लिख दिया, तो इसका अर्थ होता है भाग। जब हमने खुश लिख दिया तो ये किस्मत मूल हो गया। लेकिन जब खुश किस्मत लिख दिया तो भाग्य तो सबका होता है, लेकिन अब भाग कैसा है, बदकिस्मत है, खुश किस्मत है। तो ये खुश किस्मत का होता है कि अच्छा भाग, जिसका भाग बहुत अच्छा हो, जो बहुत भागशाली हो, उसे कहते हैं खुश किस्मत। क्योंकि खुश शब्द का होता है अच्छा, और बद का उल्टा होता है खुश। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के उर्दू के भी उपसर्ग हैं। इसी प्रकार से संस्कृत के उपसर्ग भी होते हैं। वो संस्कृत तरह जो अव्यय के उपसर्ग है, संस्कृत तरह जो प्रयोग होते हैं अव्यय के उपसर्ग के उपसर्ग। तो यहाँ पर जैसे हमने लिख दिया मान लो आधा। अब आधा का अर्थ होता है नीचे की ओर जाना। मान लीजिए हमने पतन लिख दिया, पतन, तो पतन मतलब उन्नत के नीचे जाना, और आधा पतन मतलब जो निरंतर चल रहा हो। ठीक, और आधा पतन क्या हो जाता है कि जिसका पतन हो गया, मतलब जो मिट गया हो, जो अपने उन्नत मार्ग से खत्म हो गया, जो उन्नत नहीं कर सकता, आधा पतन हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार अंता देख लेते हैं, अंता शब्दों को देख लेते हैं। तो अंता शब्द होता है आत्मा, लिख दिया हमारे लिए अंता, अंता अंता आत्मा हो गया मान लीजिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा अंत आत्मा में कि जो हमारे अंदर के जो मनोभाव हैं, आत्मा तो एक मूल हो गया, वो अंत आत्मा क्या हो गया, जो हमारे मूल भाव में जो विराजमान है अंदर की। ठीक, आत्मा अंदर आत्मा हो गया, वो अंतर के मनोभाव में परिणित हो गया, तो ये अंत आत्मा हो गया। उसी प्रकार नि होता है, नि शब्द का हिंदी अव्यय संस्कृत अव्यय में होता है नहीं, बिना, निश्वास, निकम्मा, ये सब जहाँ पर शब्द आते हैं, निसंतान, मतलब इस प्रकार के जहाँ पर शब्द होते हैं वहाँ पर क्या हो जाता है निषेधात्मक बन जाता है।
तो निस्वार्थ जो जिसका श्वास ना चल रही हमारा होगा, निकम्मा जो लायकदार ना हो, जो काबिल ना हो, ठीक। उसके बाद की संतान मतलब जिसके संतान ना हो, जिसको कोई संतान ना हो, जिसको कोई पुत्र पुत्रियां ना हो, वहां पर भी संतान होता है। तो इस प्रकार के संस्कृत के अव्यय, हिंदी के अव्यय उपसर्ग और संस्कृत द्वारा प्रयोग होने वाले अव्यय के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग इस प्रकार से प्रयुक्त होते हैं। और इसी प्रकार से प्रत्यय होता है, ठीक है। प्रत्यय में क्या होता है कि उसमें अंत में लगकर उसको परिवर्तित कर देता है। एक होता है कृत प्रत्यय, दूसरा होता है तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होता है, जो संस्कृत के जो मूल धातु होते हैं, जैसे पट हो गया, ठीक है, हस्त हो गया, ठीक, गम हो गया, इनमें जो हम जोड़ते हैं क्रियात्मक होते हैं, जहाँ क्रिया का बोध कराता है मूल रूप से, वहां पर कृत प्रत्यय होता है। जहाँ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जब प्रयोग होता है वहां पर तद्धित प्रत्यय हो जाता है। उसके अंत जब मतलब यहाँ संज्ञा के नाम पर हम कोई प्रत्यय लगाते हैं, विशेषण के नाम पर शब्द पर कोई अंत में प्रत्यय जोड़ते हैं, या फिर सर्वनाम के शब्द के अंत में जब कोई प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहां पर क्या हो जाता है, तद्धित प्रत्यय। तो इस प्रकार से प्रत्यय और उपसर्ग भी अपने ग्रामर बहुत महत्वपूर्ण, ये शब्दों को बहुत परिवर्तित उलट कर देते हैं। इनके प्रयोग से शब्द क्या होते हैं, परिवर्तित बदल जाते हैं, और भाव दूसरे निकलने से जो पहले भाव रहता है दूसरा भाव उसमें दूसरे भाव में बदल जाता है, दूसरे अर्थ में बदल जाता है। तो इस प्रकार से उपसर्ग प्रत्यय भी अति महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस में, आपको पाठ्यक्रम और व्याकरण की दृष्टि से, ठीक है। इतना हमने आपको आज पढ़ा दिया वाक्य, उपसर्ग, प्रत्यय को। इसके और वीडियो के माध्यम से पढ़िए, उसके विषय में अध्ययन करिए। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।